Assalamualaikum students. So as we are done with the basics of how a muscle contracts or what are the important components of the muscle, अब हम देखेंगे कि आपके मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेच और इमोबिलाइजेशन। अच्छा, बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है। कहते हैं कि जी आपके मसल के ऊपर ना कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल तो हमने पढ़ लिया, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होता है। कहते हैं कि जो आपके नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स तक फोर्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स ट्रांसडक्शन। कहता है जी आप आपका टिश्यू स्ट्रेच हुआ, फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, और आपके जो है वो मसल फाइबर्स इलोंगेट कर गए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जब भी आपके टिश्यू के ऊपर एक सस्टेन पैसिव स्ट्रेच लग रहा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्ट्रेच को ले रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सार्कोमियर गिव, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? सार्कोमियर गिव। आपके जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जब हो रहा होता है ना, हमने पीछे पढ़ा था टिश्यूज़ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज विस्कोइलास्टिसिटी। पहले वो स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रेच के बाद जो इंक्रीज टेंशन है उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, बट इवेंचुअली वो गिव अप कर देते हैं और फिर वो लेंथन होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है। इमोबिलाइजेशन। आप कहते हैं जी इमोबिलाइजेशन के नतीजे में आपके टिश्यूज़ के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। हम सबको ये बात पता है कि जब भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपका टिश्यू इमोबिलाइज रहता है तो उसके अंदर एक तो वीकनेस डेवलप होती है और अल्टीमेटली उसके अंदर मसल एट्रोफी डेवलप होती है, यानी उसका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपकी पहले वहाँ पर कम होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लोडिंग नहीं हो रही है। लोडिंग होती तो आपकी मसल जो है वो उनकी प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब लोडिंग ही नहीं हो रही तो प्रोटीन्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मसल डायमीटर अल्टीमेटली आपका कम हो गया, मायोफिब्रिल्स के नंबर कम हो गए हैं, ठीक है, और सार्कोमियर के नंबर भी कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास होते हैं इंट्रामैस्कुलर डेंसिटी, जो आपकी कैपिलरी डेंसिटी वो भी वहाँ पर कम है क्योंकि अब आपके मसल्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। जब वर्क कर रहे होते हैं तो उनकी ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है। हमारी बॉडी जो है ना अडेप्ट करती है विद द रिक्वायरमेंट। आपका एक मसल है जिसका कोई काम ही नहीं है, क्यों आपकी बॉडी बार बार उसको ब्लड भेजी जाएगी जबकि वो काम ही नहीं कर रहा। इवन इफ़ योर मसल इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग तो वहाँ पर न्यूट्रिशन भी बुरा होता जाता है क्योंकि आपके मसल्स पंप ही नहीं कर रहे, आपके मसल कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहे और वहाँ पर न्यूट्रिशन बाहर आया जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो इंट्रामस्कुलर डेंसिटी भी आपकी, कैपिलरी डेंसिटी भी आपकी कम होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? वीकनेस होगी और एट्रोफी होगी मसल्स के अंदर। बहुत सिंपल था। अब वो कहते हैं यहाँ हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स, एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स बहुत ज़्यादा रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है, डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जबकि स्लो ट्विच फाइबर्स आर देयर फॉर स्टेबिलिटी, पोस्चर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कहता है कि जो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं उनके अंदर एट्रोफी ज़्यादा रैपिडली होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि हमारे पास क्या होते हैं? फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास दो इसके अंदर बट अब आपका मसल दो तरह से हो सकता है। आपका मसल जो है वो शॉर्ट एंड और लेंथन पोजीशन के अंदर इमोबिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें पता है एक बात कि जब भी मसल शॉर्ट एंड पोजीशन के अंदर इमोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है, तो पहले हम कह रहे थे ना कि सार्कोमियर गिव हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट टू द सार्कोमियर गिव एक फिनोमिनन होगा जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सार्कोमियर एब्जॉर्प्शन सिंपल वर्जन में आपको ये बताती हूँ कि मैंने पीछे आपको यहाँ पर एक फिगर शो की थी, डायग्राम रफ सी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका मसल स्ट्रेच होता है आपके सार्कोमियर्स इलोंगेट होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वापस में कंबाइन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखे जाए, जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो हम कह रहे हैं इलोंगेशन हो रही है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे तो हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो रही है। सिंपल ये बात है। और इसमें आपके सार्कोमियर का डायमीटर भी कम होता है, विद टाइम आपके सार्कोमियर का नंबर भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सार्कोमियर की जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो डायमीटर कम होना है वो ज़्यादा जल्दी हो रही है एज़ कम्पेयर टू द सार्कोमियर रीजनरेशन, क्योंकि सार्कोमियर खुद को रीजनरेट कर रहा है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सो अगर शॉर्ट एंड पोजीशन में मसल इमोबिलाइज है तो उसका ये नुकसान है कि वहाँ पे क्या हो जाएगी? सार्कोमियर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सिर्फ इसके अंदर एक ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जब भी आपके मसल को शॉर्ट एंड पोजीशन में इमोबिलाइज किया जाता है तो विद टाइम उसकी टेंशन जनरेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अब आपका मसल इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा जब वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेंथन पोजीशन के अंदर जब आप टिश्यूज़ को रखते हैं तो क्या होता है कि आपके एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने ये काम किया तो सार्कोमियर गिव हुई और वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो गया? सार्कोमियर बनना शुरू हो गया। बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिनन हो गया। एक तो सार्कोमियर बनना शुरू हो गया और ऊपर से क्या होना शुरू हो गया? वहाँ पर जो है वो सार्कोमियर का नंबर इंक्रीज़ हो गया, उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो गया, जिसको हमने कह दिया दैट इज़ कॉल्ड एज मायोफिब्रिलोजेनेसिस। वहाँ पर आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं और जो है वो मसला जो है वो आपका बेहतर हो रहा है, ठीक है। अब एक
बात आपने याद रखनी है कि इसका फ़ायदा तो ये है कि आपके मसल्स की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, बट इसका नुकसान ये है कि जितनी ज़्यादा उनकी लेंथ इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा मसल की कंप्लायंस है टिश्यू की वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और विद टाइम आपके टिश्यूज़ के अंदर इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए लेंथन पोजीशन के अंदर उनको इमोबिलाइज रखा जा सके। इसका ये हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों ने कोई भी कास्ट वगैरह अप्लाई करनी होती है, जब हमारा मकसद होता है कि टिश्यू को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन स्ट्रेच अप्लाई किया जाए। तो लेट्स से वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट विद स्ट्रोक, ठीक है, वैसे तो स्ट्रोक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और उसके सारे मसले, लेकिन लेट्स से कि आपको यहाँ पे एक वजह से किसी पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर बन गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर बन गया, अब आपने उसको सही करना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्चर क्या है, मसल शॉर्टन हो गया, अब आपने उसको लेंथन करना है, तो इसके लिए आप उसको सीरियल कास्ट अप्लाई करेंगे और थॉसिस अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो प्रोलॉन्ग एक स्ट्रेच की स्टेज में रहे और फिर उसका मसल आहिस्ता आहिस्ता लेंथन होना स्टार्ट जाते, खुलना शुरू हो जाते, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर इमोबिलाइजेशन है तो 3 to 5 वीक्स तक अगर आप मसल्स को करते रहेंगे तो आपका मसल दोबारा से पहले वाली स्टेज के अंदर चला जाएगा 3 to 5 वीक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये हो गया, बाकी इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बुक से देखेंगे बिल्कुल भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सार्कोमेयर गिफ्ट और मायोफिब्रिलोजेनेसिस को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है।